नमस्कार बच्चों, मैं हूँ रितिका। आपकी सोशल साइंस की टीचर आपका स्वागत करती हूँ एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने जब तक जहाँ कल तक आपको छोड़ा था उससे आगे हम बढ़ते हैं कि आपने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ आई थी, गांधी जी जैसे आए, गांधी जी के बाद जो खेरा हुआ, अहमदाबाद हुआ, अहमदाबाद के बाद इस तरीक़े से उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं होने के बिना ये आंदोलन की सफलता नहीं हो सकती है, और मास लेवल पर आंदोलन को संचालित करने के लिए इसके लिए जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो। और अगर क्रांति को अगर हमको ले जाना है तो क्रांति को ग्राउंड लेवल तक ले जाए, एक गरीब का, किसान का, उसकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस चीज़ को, इसको मास लेवल पे ले जाने के लिए, यानी कि इसका कहा जा सकता है कि गांधी जी ने सबसे पहला प्रयास किया था इस दौरान कि हम अपने आंदोलन को पूरे भारत में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में फैलाएं। और ये एक आंदोलन के रूप में कौन सा आंदोलन आया? असहयोग। यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा मास लेवल पे, यानी कि पूरे भारत के स्तर पे किया गया, तो उस आंदोलन के तहत आप असहयोग को ले सकते हैं। और असहयोग के विषय में अब हम जानकारी लेंगे कि असहयोग के विषय में किस किस तरीके से गांधी जी ने असहयोग में खिलाफत आंदोलन, जो कि तुर्की की राजा के विषय में हमने आपको कल बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब तुर्की की हार हुई थी तो वहाँ के खलीफा, जो कि मुस्लिम समुदाय का अध्यक्ष माना जाता था, पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय का, उसके पद के लिए जब संघर्ष होने लगा तो उसमें भारतीय मुसलमान भी भागीदार लिए। और शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में अंग्रेज मुसलमानों ने अपने विरोध दर्ज किया, जिसके साझा प्रयास किया गांधी जी ने उनके साथ मिलकर। और खिलाफत कमेटी के गठन में शौकत अली के साथ उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, और खिलाफत कमेटी का जब गठन किया गया तो उसमें गांधी जी एक सदस्य के रूप में शामिल हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस विषय में जानेंगे आप। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और तुर्की की हार हुई। तुर्की की हार के आप पाए थे कि इस्लामी खलीफा के आध्यात्मिक गुरु को सम्राट जिससे माना जाता था, उसकी लौकिक शक्तियों को छीनने की व्यवहार की बात की गई थी। लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन। यानी आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे अगर पूछता है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था, तो मार्च 1919, ये डेट याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें दो भाई की थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दो व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि खिलाफत कमेटी के गठन में किसने अपनी भूमिका निभाई थी, तो शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आपको याद होना चाहिए। गांधी जी ने चर्चा शुरू किया था इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक प्रयास करने का। गांधी जी इसे मुसलमानों को एकीकृत कर, यानी हिंदू और मुसलमान को एक छतरी के नीचे लाने के लिए गांधी जी खिलाफत के मुद्दा को एक, कहा जाए कि एक ऑर्गन के रूप में यूज करना चाहते थे, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करना चाहते थे, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ पाए। चलिए इस विषय में देखते हैं हम आगे। अब आपसे पूछा जाता है कि असहयोग क्यों हुआ, असहयोग ही क्यों? अगर ये शब्द आता है कि असहयोग का अर्थ था कि हम, गांधी जी ने 1909 में अपने पुस्तक हिंदू स्वराज में कहा था कि अगर अंग्रेज इंडिया में रह पा रहे हैं तो उसके लिए यह सबसे बड़ा सहयोग हमारे देश के वासियों के द्वारा दिया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया है। यानी कि 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 व्यक्ति जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा किया, और पूरे भारत पे कब्जा करके पूरे शासन से लेके, आर्थिक से लेके, सामाजिक पूरे उसके रेगुलेट किया था। तो गांधी जी ने कहा कि ये बिना भारत के, भारतीयों के सहयोग से संभव नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने असहयोग का एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें उस शासन के साथ जो हमारे साथ जुर्म कर रही है, एक ऐसा कांड कर रही है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, गांधी जी जो विद्रोही गांधी के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले गांधी एक सहयोगी के रूप में अंग्रेज शासन के साथ थे। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आप गांधी का एक रूप देखिएगा, जबकि गांधी अंग्रेज शासन के पास एक विद्रोही नीति अपनाएंगे। और इसी विषय में गांधी ने कहा कि सहयोग से, गांधी से हमारे देश में कहता है ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया है, वह केवल सहयोग के कारण है था। अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, यानी सहयोग करने से इनकार से तात्पर्य क्या है, असहयोग कर दिया, तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर ढल जाएगी और हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप देखिए, अब कहता है कि चरणों में असहयोग सामने आया। गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था कि
कि सामने आंदोलन को चरणों में के सामने आना चाहिए। यानी उनका कहना था कि आंदोलन अगर हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे कैटेगरी वाइज हम बांटते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को सबसे पहले लौटाना चाहिए सरकार ने, और इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा कर की थी। और गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो उपाधि प्रदान की गई थी, गांधी जी ने उसे भी अपना वापस कर दिया था। अब इसमें उपाधियों की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर भी ने अपनी उपाधि लौटा दी थी और आत्मसमर्पण से होना चाहिए। और इसमें उनका कहना था कि सिविल सेवा में जो कार्य कर रहे हैं उनको अपनी सेवा से काम इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। सेना में कार्यरत है, सहयोग के रूप में ब्रिटिश शासन को जो सहयोग दे रही है उसे अपने काम से इनकार कर देना चाहिए। पुलिस में जो भारतीय पुलिस नियुक्त है उस पुलिस को अपना काम छोड़ देना चाहिए। और अदालतों में जो वकील हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको अपने काम को छोड़ देना चाहिए। और हम विधानसभा परिषद में जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनको छोड़ देना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको इस तरह का छोड़ना चाहिए। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। आप इसमें यानी कि हम अगर किसी भी शासन को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा ताकत क्या हो सकता है? आर्थिक रूप से उसकी सक्षमता। और अगर आर्थिक रूप से हम उसके सामान को यूज करना बंद कर दें, आर्थिक रूप से उस पर दबाव डालें, तो शासन झुक सकती है और हम उस पर अपना दबाव बना सकते हैं। चलिए 1920 के कहते हैं 1920 की गरिमा के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली, हमने अभी आपको बताया था, शौकत अली और महात्मा गांधी के लोकप्रिय समर्थन के लिए बड़े पैमाने पर दौड़ा किया। गांधी जी के गुरु ने उन्हें ये सिद्धांत दिया था कि लोगों को समझने के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि आप कनेक्ट होइए, लोगों के बीच में दौड़ा करो, लोगों को जानो, उसके पास जाओ। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि तुम पूरे भारत की दौड़ा करो। और इस बात को गांधी जी ने आत्मसात किया और वे पूरे भारत के दौरा पे आए। और 1920 में जब असहयोग को प्रारंभ करने का विचार उनके अंदर आया तो उन्होंने पूरे भारत का दौरा शौकत अली के साथ किया, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाना चाह रहे थे। चलिए इस विषय में हम आगे देखते हैं। अब ये कहता है कि नवंबर 1920 में निर्धारित किया गया था कि विधान परिषद में चुनाव का बहिष्कार करने की अनुच्छुक थे, क्योंकि उन्हें आंदोलन था कि हिंसा को जन्म दे सकती है। यानी विधान परिषद में जो व्यक्ति कार्यरत थे या असहयोग में समर्थन लेने के लिए गांधी जी को अनेक तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा। इसी में एक समस्या के रूप में हम दे सकते हैं कि विधान परिषद में जो सदस्य कार्यरत थे उन्होंने क्या कहा कि विधान परिषद में चुनाव का बहिष्कार करने से अनिच्छुक थे। उन्हें डर था कि आंदोलन जो होता है हिंसा को जन्म दे सकती है। और सितंबर से, ये नवंबर की बात है, और सितंबर से दिसंबर के बीच में महीनों के क्रम में कांग्रेस में तीव्र खींचातान हुआ। कांग्रेस के कुछ पक्ष थे, कुछ पक्षों का कहना था कि असहयोग सफल नहीं हो सकता है। और इसमें कुछ व्यक्ति का नाम आता है जैसे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली, इस तरह के व्यक्ति जो थे उनका कहना था, और अंबेडकर भी थे इस सेक्टर में, उनका कहना था कि असहयोग के जिस सिद्धांत को गांधी जी लेके जा रहे हैं उसमें यह सफल होना संभव नहीं है। इसमें नागपुर का अधिवेशन समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। इसमें एक चीज को याद रखिएगा, ये हम आपको आज एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहे हैं। नागपुर के अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि मैं भारत की एक मुट्ठी बालू से पूरे भारत के लिए आंदोलन को खड़ा कर सकता हूँ। ये उनका कॉन्फिडेंस था, ये उनकी जनता पे पकड़, उनके असहयोग, उनके सत्याग्रह की जो बातें थी, जो उनका विश्वास था, वो उनके विचार में, उनकी बातों में छलक के आने लगा था। ये एक तरीका का कहावत उन्होंने कहा था नागपुर के समय में, दिसंबर 1920 में। उन्होंने क्या कहा कि मैं भारत की एक मुट्ठी बालू से पूरे विश्व के लिए समक्ष एक आंदोलन खड़ा करने की ताकत रखता हूँ। और ये सत्य था कि वो व्यक्ति जो पूरे विश्व में एक अलग तरीका का विचार का प्रेरणा स्रोत बना हुआ था, वह अगर चाहता तो गांधी अगर कांग्रेस से अलग हो जाता और वो एक नेतृत्व करने लगता तो उस वक्त ही कांग्रेस बिखर जाती और गांधी ही रह जाते हैं। और इस वजह से उनके समर्थन में इस चीज़ को मानते हुए पूरे जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने धीरे धीरे अपने इस विचार को समझे, क्योंकि उग्र रूप गांधी के स्वभाव में नहीं था। और इस बात को गांधी जो समझ पा रहे थे, उस दूरदर्शिता को और कोई नहीं देख पा रहा था। और इस चीज़ को समझाने के लिए गांधी वहाँ पे क्रोधित हुए और उन्होंने अपने इस शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा, इस तरीका का शब्द हमने ये आपको जानकारी इसलिए दिया कि आपको याद रह जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन
असहयोग को असहयोग नहीं कहेंगे, हम असहयोग खिलाफत आंदोलन करेंगे। इसका प्रारंभ कब हुआ था? जनवरी 1921 में। ये जो ईस्वी दिया हुआ है और उसके साथ जो मंथ दिया हुआ है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कहता है कि आंदोलन को सामाजिक समूह ने भाग लिया, यानी कि इसमें इस तरीके का आंदोलन ये पहला आंदोलन के रूप में देखा गया जिसमें शहरी सेक्टर के साथ साथ पढ़े लिखे वर्ग के साथ किसान और मजदूर भी साथ हुए और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। स्वराज का आह्वान के लिए जवाब दिया गया। इसमें कहता है विशिष्ट आकांक्षाएं थी, प्रत्येक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। अगर इसमें आप देखिएगा तो गांधी के जो असहयोग था उनका सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीका से जो होता है अर्थ निकाला। किसी ने स्वराज प्राप्ति का निकाला, किसी ने स्वतंत्रता के रूप में निकाला, किसी का कहना था कि मुझे जमीन दिया जाएगा गांधी के द्वारा। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, इस विषय में जानकारी लेंगे कि किस किस तरीका से किस ने अपना अपने विचार में ये निकाला। चलिए, आम लोगों की और ये शब्द का अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें के रूप में मतलब निकाला। कहता है कि 1 अगस्त 1920 को आंदोलन ने मजबूती से शुरू किया गया। कितना? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त को। लेकिन देखिए उस समय एक बहुत ही दुखद घटना हो गई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। असहयोग के प्रारंभ होने के 1 अगस्त की रात को ही, यानी कि कहा जाए कि 30 अगस्त सितंबर जुलाई को 30 जुलाई को रात में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और पूरे भारत में एक शोक जैसा माहौल हो गया 1 अगस्त को। लेकिन उन्होंने, गांधी ने इस चीज़ को नहीं रोका कि हम असहयोग को जिस देश को जिस समय काल को निश्चित किए थे हम उसी समय प्रारंभ करेंगे। और तिलक की मृत्यु के बाद भी यह आंदोलन प्रारंभ होता रह गया और यह आंदोलन आगे बढ़ा। और अगर इसका देखा जाए इफेक्ट, तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि तिलक के बाद वह एक सेंटिमेंट जो भारतीयों के अंदर था उसका काफ़ी फायदा हुआ असहयोग में। बहुत सारे जहाँ पे चंदा लेने के लिए महिलाओं से और जो बुजुर्गों से और समाज में जब चंदा के लिए कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव रखा तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ महिलाओं ने अपने जेवर उतार के दे दिए स्वतंत्रता के नाम पे। और गांधी जी ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन असहयोग में तिलक की मृत्यु के बाद ये कलेक्शन काफ़ी हुआ था पैसों का। तो इस विषय में हम देखते हैं। कहते हैं कि तिलक में आंदोलन शुरू किया और विलीन हो गए क्योंकि पूरे देश में हड़ताल और जुलूसें निकाले गए। यानी कि इस बात भी तिलक की मृत्यु के बाद भी हड़तालें और जुलूस जो निर्धारित की गई थी उसे रोका नहीं गया और उसे कंटिन्यू किया गया। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस ने विशेष सत्र का बैठक आयोजित किया था जिसमें गांधी के दिग्गज नेताओं और कुछ विरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि असहयोग के प्रस्ताव के अपनाने से स्वराज को 1 वर्ष में प्राप्त किया जा सकता है। यानी देखिए यहाँ पे इसमें कहा जाता है कि आपसे कुछ शब्द आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें आंदोलन में गांधी ने कहा था कि 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति संभव हो सकती है, तो ये याद रखिएगा वह जो है असहयोग आंदोलन में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने यह विस्तार दिया था कि हम असहयोग के माध्यम से 1 साल के अंदर ब्रिटिश शासन का अंत कर देंगे और स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। चलिए, CR दास के नेतृत्व में प्रमुख विपक्ष विधान परिषद में बहिष्कार था जिसमें चुनाव जल्द होने वाला था। चलिए अब हम आगे देखिएगा, आप आगे में CR दास को याद रखिएगा, CR दास के साथ मोतीलाल नेहरू को आप आगे देखिएगा। जब असहयोग असफल होगा उसके बाद किस तरीके से CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल का गठन करेंगे। हमने इसमें जब आपको हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे स्टार्टिंग में, हमने इस विषय में आपको बताया था कि स्वराज दल 1923 में गठित हुआ था और 1923 में किस तरीका से वो आगे देखते हैं हम। कहता है कि आंदोलन मध्यम वर्ग की भागीदारी, यानी शहरी क्षेत्र में जिसे मध्यम वर्ग से तात्पर्य है पढ़ा लिखा वर्ग, इसमें यह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजें छोड़ दी और प्रधान अध्यापकों ने शिक्षा देने के शिक्षा के पद से इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और इसमें देखिए आप स्कूल और कॉलेज छोड़ने का अगर कहिएगा तो देखिए मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में विधान परिषद के चुनाव को बहिष्कार किया गया। मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी जो कि एक ग्रैंड ब्राह्मणों की पार्टी थी। इनका कहना था कि सरकार के विरोध के लिए हम परिषद नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने परिषद में सरकार का समर्थन किया था। इस विषय में आप याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ थी जस्टिस पार्टी, कहाँ की पार्टी थी? मद्रास की। और इन्होंने क्या किया था, जो चुनाव विधान परिषद में जो चुनाव हो रहा थी, प्रांतों की परिषद में, विधान परिषद उस समय नहीं कहा जाता था, परिषद का जो चुनाव हो रहा था उसमें उन्होंने सरकार का समर्थन किया। ये चीज़ पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है कुछ ऐसा जो आमतौर पर केवल ब्राह्मणों की पहुंच में हो, यानी ब्राह्मणवादी सोच का यहाँ पे
जो है प्रमाण उन्होंने दिया था। आर्थिक मोड़ पर जो होता है असहयोग का प्रभाव काफी रहा। असहयोग का प्रभाव सबसे बड़ा आर्थिक रूप से उसका मार पड़ा ब्रिटिश सरकार पे, जिसका कि टारगेट लेके गांधी जी चले हुए थे। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से अगर किसी को तोड़ा जाए तो वह जो होता है टूट के हमें सहयोग स्वराज की तरफ बढ़ सकती है। उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। और पिकेटिंग का आपके किताब में चर्चा किया गया है। पिकेटिंग क्या था, शराब की दुकानों पर पूरे बाहर में बहिष्कार किया जाता था और शराब की दुकान पे तोड़फोड़, जो कि गांधी का विचार सत्याग्रह का था, अहिंसा का था, इसलिए तोड़फोड़ नहीं हुआ। लेकिन कहीं पे भी बैठक आयोजित कर दी जाती थी और धरना प्रदर्शन किया जाता था। देखिए, शराब की दुकानों पे धरना दिया गया। विशाल विदेशी कपड़ों को जलाया गया। और विदेशी कपड़ों को जलाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निर्मम बर्बादी कहा था। ये याद रखिएगा, ये हमने एडिशनल जानकारी आपको इस विषय में दिया। कहता है कि 1920 में विदेशी कपड़ों का आयात 120 करोड़ जो हो रहा 102 करोड़ जो हो रहा था, वो 1921 से 1922 के बीच में एक साल में वो घटकर 57 करोड़ रह गया। इसमें देखिए कि कितना दूर तक इफेक्ट पड़ा कि गांधी नहीं था, गांधी एक विचार था। गांधी किस तरीका से पूरे देश के पूरी जनता पे एक एक व्यक्ति के दिमाग पे कंट्रोल करके उन्होंने सीधे कहा जाए कि हाफ कर दिया उन्होंने कपड़े के आयात को। कहता है कई स्थानों पर व्यापारी विदेशी वस्तुओं में व्यापार में करने से, विदेशी व्यापार का वित्त पोषित करने से इनकार कर दिया। किसी स्थान पे व्यापारी जो वित्त पोषित किए जा रहे थे हमारे देश के राजाओं के द्वारा, उन्होंने वित्त पोषित व्यापार को कम कर दिया। और जैसे जैसे आंदोलन बहिष्कार फैलता गया, लोगों ने आयातित कपड़े को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि हम, चूंकि उसमें आप एक चीज और देखिएगा कि गांधी चरखा का सिद्धांत दिए। अगर चरखा का सिद्धांत क्यों दिए गांधी? क्योंकि हम आर्थिक रूप से अगर सक्षम होते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी ब्रिटिश सरकार पे घटेगी और हम अपने लिए खुद वस्त्र उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कपास खुद हो रही है। और अगर हम चरखा से वस्त्र, स्वयं के लिए वस्त्र गांधी खुद उत्पादन करते थे और इस सिद्धांत देते थे कि हर किसी को अपना वस्त्र, अपनी चीज खुद उत्पादन करना चाहिए और केवल भारतीय कपड़े पहने। और कपड़ा मिलों का और हथकरघा का उत्पादन बढ़ गया। इस दौरान क्या हुआ, कपड़ा का उत्पादन बढ़ा हमारा और हथकरघा का क्षेत्र जो था वह काफी ग्रोथ करने लगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश मांग घट गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि खादी का जो निकालने की, चूंकि हाथ से उसकी कताई होती थी और व्यक्ति का खर्च काफ़ी होता था, तो जो व्यक्ति का अगर एक दिन का पगार भी दिया जाए, एक दिन का रोजाना दिया जाए, तो उसमें जो होता है खर्च उसका बढ़ रहा था। और मशीन से जो तैयार हो रहा था उसके मुकाबला करने के लिए वो कपड़ा से, हाथ से तैयार कपड़ा, हथकरघा से तैयार कपड़ा उसके मुकाबले में टिक नहीं पाई। और जो आदमी को सस्ता कपड़ा चाहिए था और गरीबी, आपने देखा था कि तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद टैक्सेस बढ़ गई थी, खर्च बढ़ गया था, दाम दुगना हो रही थी और इसलिए व्यक्तियों की मजबूरी थी कि वह जो होता है महंगा वस्त्र न खरीद सकती हैं और इसलिए उन्होंने पुनः जो है वो उसकी तरफ चली गई। गरीब खरीद नहीं सकते थे क्योंकि तुलना में अधिक महंगे थे। इससे ब्रिटिश सरकार को एक समस्या पैदा हो गई। आंदोलन को सफल बनाने के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थान की स्थापना, हाँ इसमें चलिए भारतीय संस्थान, लेकिन देखिए स्कूल और कॉलेज तो बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन उसके रूप में वैकल्पिक रूप से हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज की स्थापना उतनी नहीं स्तर पर नहीं हो पाई जितनी की जनसंख्या थी। कहीं कहीं किया गया है, इस तरीका से नहीं कहा जा सकता है कि नहीं किया गया है। बिहार में, यूपी में, गुजरात में बहुत, और भी जगह जो होता है आंध्र प्रदेश में बहुत जगह पे नए नए विद्यालय खोले गए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे जिस कदर से हमारी जनसंख्याएं थी और ब्रिटिश लोगों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता था। बहिष्कार वैकल्पिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जानी थी ताकि उन्हें ब्रिटिश संस्थानों को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो स्थापित नहीं हो पा रहा था। इसलिए छात्र और स्कूल क्या हुआ, छात्र भी जिसको शिक्षा प्राप्त करना है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर दिए। जो शिक्षक अपने घर की का संचालन कर रहे हैं वहाँ की सैलरी से, उनके लिए ये भी संभव नहीं हो पाया कि वो सैलरी को छोड़ के और घर में बैठे रहें, क्योंकि उनको अगर वैकल्पिक रोजगार मिल जाता तो इस चीज़ को छोड़ भी सकते थे, ये उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर से उन्होंने उस चीज़ को ज्वाइन किया और असहयोग यहाँ पे असफल के रूप में देख सकते हैं हम। चलिए, अब कहता है कि देहातों में विद्रोह, यानी गांव के सेक्टर में इस विद्रोह का किस तरीका से लिया गया, किस तरीका से विचार लिया गया, इस विषय में हम अब जानकारी लेंगे। कहता है कि शहरों से ये आंदोलन ग्रामीण सेक्टर में फैला, क्योंकि आपने देखा था कि गांधी का टारगेट था यह। लेकिन देखिए इसमें अवध किसान आंदोलन, इस चीज को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नेतृत्व किया था अवध किसान आंदोलन के नेतृत्व करता, यानी कि उसके नेता कौन थे, बाबा रामचंद्र। इनको याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस है, आप इसको याद रखिएगा। ये एक गिरियमेटिया मजदूर थे और
इनका कहना था कि तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, और क्या इनका कहना था कि अत्यधिक ऊंचाई किराए पर जो मांग की जा रही है उसको घटाया जाए, और उपकर के रूप में जो वसूल किया जाए उस उपकर को भी कम किया जाए। किसानों को बिना भुगतान के जमींदारों के खेतों में बेगार और काम करना पड़ता था, जिसको रोकने की डिमांड बाबा रामचंद्र ने की थी, और यही अवध किसान आंदोलन के रूप में चलाया जाता है। अवध यानी यूपी के सेक्टर में ले सकते हैं हम उसमें, इसलिए अवध किसान आंदोलन को याद रखिएगा। जमींदारों के घर में जो मजदूर होते थे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बेगार के रूप में खटना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति दिलाने के लिए जो होता है गांधी अवतार लिए हैं, और हम गांधी का साथ देंगे। चलिए, किसानों की मांग क्या थे? किसानों के आपने देखा कि हर किसी ने अपने असहयोग का अपने अपने अनुसार जो होता है मीनिंग निकाला, अपने अपने अनुसार निकाला। तो इसी में जो होता है आपने देखा वहाँ पे, तो देहातों में क्या निकाला गया इस गांव के सेक्टर में, और किसानों ने क्या निकाला इसका मीनिंग। अब इसमें हम जानेंगे कि किसानों ने इसमें से मीनिंग क्या निकाला। किराए के दारों में प्राथमिक कार्यकाल में कोई सुरक्षा नहीं होती थी, नियमित रूप से बेदखल कर दिया जाता था, भूमि पट्टे पर रहने का अधिकार प्राप्त न कर सके थे, और उनका कारण देखिए, भूमि कहता है किराएदार के पर उनके कार्यकाल में कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर उनको जमीन सरकार के द्वारा पट्टे पे दिया जाता था तो उनमें कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर पट्टा एक दिन के अंदर लास्ट हो रहा है तो आपका समय को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और पट्टा लास्ट होने के बाद आपकी ज़मीन को दूसरे को ज़मीन को दे दिया जाएगा। इस तरीका की सुरक्षा नहीं होने की वजह से किसान चाह रहे थे कि पट्टा परमानेंट कर दिया जाए हमसे, और हम इसमें आगे बढ़े। किसान आंदोलन की डिमांड क्या थी कि राजस्व में कमी किया जाए। ये भिखारी उन्मूलन से ऐसा नहीं था, दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करना उनका मुख्य एजेंडा था, कि जहाँ पे किसान जो है जमींदारी की प्रथा से प्रारंभ से परेशान थे, और जो जमींदारी की प्रथा इस समय परेशान नहीं थे किसान। आगे भी आप देखिएगा कि जमींदारों के वर्चस्व जो होता है इतिहास में बना रहेगा, और यही जमींदारी कानून 1950 के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, संविधान का गठन होता है, तो 1956 में जमींदारी उन्मूलन कानून लाया जाएगा। चलिए, कहता है क्या ये स्थान पर पंचायत द्वारा नाई धोबी बंद किया गया। नाई धोबी बंद यानी अंग्रेज को जो होता है नाई उसका दाढ़ी नहीं बनाएगा, धोबी उसका कपड़ा नहीं धोएगा, यानी नाई धोबी बंद का भी आह्वान किया गया। जमींदारों को नाई और धोबी यानी जमींदारों को अंग्रेज का समर्थक माना जाता था, और अंग्रेज के साथ साथ जमींदारों को भी इसका दिया गया कि जमींदारी और धोबी के सेवाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। चलिए, अवध किसान, अब सॉरी यहाँ पे औद नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा, ये अवध किसान सभा। अवध किसान सभा में जवाहरलाल, जून 1920 में कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव में घूमना शुरू किया। अवध के गांव के उसके विचार से, गांधी के विचार से जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी प्रभावित थे, और इसलिए उन्होंने किसानों को इकट्ठा करने के लिए अवध में जून 1920 में अवध के सेक्टर में किसानों को इकट्ठा करने के लिए वह गांव-गांव घूमे, और उन्होंने देखा, उनकी शिकायतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो समझने का कोशिश कर रहे थे कि किसानों को क्या समस्या है, उसके बात को सुना जाए, उनके समर्थन को जुटाया जाए। इसलिए कहता है कि अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों की अध्यक्षता में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसलिए याद रखिएगा, अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों की अध्यक्षता में, कुछ अन्य भी व्यक्ति थे जिसका चर्चा यहाँ नहीं किया है, लेकिन आपके लिए दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू और कौन? बाबा रामचंद्र। किसान सभा का गठन किया गया, अवध किसान सभा का गठन अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसमें जो होता है किस अवध किसान सभा का गठन किया गया। एक महीने के भीतर जो होता है क्षेत्र में 300 गांवों से अधिक शाखाएं खोली गई। अवध किसान सभा का गठन जो अक्टूबर 1920 में हुआ था, एक मंथ के अंदर सोच लीजिए कितनी बड़ी विजय थी वो, कि किसान की उस सेक्टर में जो होता है आसपास के एरिया में 300 शाखाएं उसकी खोली गई। 300 शाखाएं एक बहुत बड़ी आंकड़ा है उस दौरान के लिए। असहयोग आंदोलन शुरू होने से कांग्रेस का प्रयास था अवध किसान संघर्ष को एकीकृत करे। किसान आंदोलन रूप में विकसित हुआ। किसान नेतृत्व नाखुश था। 1921 में आंदोलन 1921 में जैसे आंदोलन फैला, तालुकदार और व्यापारियों के घर पर हमला किए गए, बाजारों में लूटा गया और अनाज के ढेर पर कब्जा कर लिया गया। किसान आंदोलन जब आगे बढ़ रही थी उसमें कुछ
जो होता है हिंसक घटनाएं भी हुई, जिससे जमींदारों के बीच में, और कहा जाए कि जिससे कांग्रेस का नेतृत्व, जमींदारों के कुछ कुछ जमींदार कांग्रेस को भी समर्थन दे रहे थे, और इससे जो होता है जो मैसेज जो था कांग्रेस के पूरे हेड के पास भी जा रहा था, और इसी के कारण उनके हिंसक प्रवृत्ति के कारण कांग्रेस के कुछ जो शीर्ष नेतृत्व थे वह इस चीज से नाखुश हो रहे थे। और उनका कहना था कि जैसे 1921 में आंदोलन फैला, व्यापारियों पे हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई, क्योंकि हर कोई आंदोलन को अपने अपने हिसाब से ले रहा था, तो बाजारों में लूटपाट की घटनाएं हो रही थी, और अनाज के ढेर पे कब्जा किया जा रहा था। यानी जमींदारों का जो फसल खेत में है, किसानों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जा रहा था। किसान समझ नहीं पा रहे थे कि गांधी का विचार क्या है। गांधी का विचार असहयोग और अहिंसा है, और इस चीज से परिपक्व होते हुए यहाँ पे हिंसा भी जो है बढ़ते जा रहा था। और अंततः जो कहा जाए असहयोग विफल रहा। असहयोग विफल होने का कारण क्या हुआ? 5 जनवरी 1922 को जो चौड़ा चौड़ी के सेक्टर में जो किसान 22 से 23 पुलिसकर्मी को एक थाना के अंदर बंद करके जला दिया गया। और इसके हिंसक होते हुए आंदोलन को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग को स्थगित कर दिया गया, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनके प्रति जो कहा जाए एक विद्रोह भी हुआ, और उन्होंने इस चीज़ के लिए गांधी की आलोचना की कि गांधी को उस समय जब आंदोलन पूरे कहा जाए अपने पीक पे था, अपनी उच्च क्षमता पे था, उस समय गांधी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन चलिए हम इसमें आप जानते हैं कि गांधी को असहयोग विफल क्यों हुआ। स्थानीय नेताओं ने कहा कि गांधी की घोषणा से कोई कर नहीं देना होगा। गांधी ने ऐसा कोई भी जो होता है वादा नहीं किया था किसानों से कि आपको टैक्सेस नहीं देना पड़ा। उनका कहना था जो अतिरिक्त टैक्स सरकार ले रही है उसको घटा के कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो सरकार चलेगी कैसे। इसके लिए जरूरी था कि टैक्स हम घटाएंगे। लेकिन स्थानीय स्तर के नेताओं ने किसान को एकजुट करने के लिए ये अफवाह फैला दी कि अगर गांधी का कहना है कि किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और गरीबों के बीच भूमि का वितरण किया जाएगा। जो ये जब सरकार तो थे नहीं, वह एक व्यक्ति थे जो एक आंदोलन का संचालन कर रहे थे। उनके लिए संभव नहीं था कि वो हर व्यक्ति को अपने स्तर पे भूमि बांट पाए। तो इसकी वजह से यह एक जो होता है गलत कहा जाएगा दिशा निर्देश मिला। सभी कार्यों को आकांक्षा को मर्जी देने के लिए महात्मा गांधी का नाम लिया जाता था। यानी कि सभी नेताएं, सभी जो लोकल जो कहा जाए नेताएं थे, जो भी कार्यकर्ता थे, वो अपने अपने विचारों को पुष्टि करने के लिए गांधी के नाम का प्रयोग करने लगे थे, जिससे असहयोग की असफलता के लिए एक कारण, बहुत बड़ा कारण बना। चलिए, कहता है कि गुडमेम हिल्स आंध्र प्रदेश में जनजातीय आंदोलन हुआ। अब देखिए इस चीज को याद रखिएगा कि असहयोग के दौरान आंध्र प्रदेश में के गुडेम हिल्स में जो होता है जनजातीय आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में क्या कहा गया? आदिवासी ने गांधी के संदेश की व्याख्या की और स्वराज का विचार उन्होंने मांगा। और आंध्र प्रदेश की गुडेम बहाली में 1920 के दशक में शुरुआत हुआ एक उग्रवादी आंदोलन था, और यह आंदोलन ऐसा रूप में कांग्रेस ने मंजूरी दे सके। उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन था। किस तरीका का आंदोलन था? उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन था। फैल गया और संघर्ष का कोई ऐसा रूप नहीं है जिसे कांग्रेस मंजूरी दे सके। यानी कि उग्रवादी संगठन के रूप में वो अपनी डिमांड को रख रही थी, और उनका कहना था कि कांग्रेस हमें मंजूरी दे, और कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आदिवासी सेक्टर में हम आते हैं कि आदिवासी किस तरीके से ले रहे थे। आदिवासी आंदोलन के समय सरकार ने क्या किया था कि उसने एक तरीका का कानून बनाया था। उनका कहना था कि हम जो वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र से हम अपने लिए संसाधन का प्रयोग करेंगे, और संसाधन का प्रयोग करते हुए उनका मुख्य काम जो था अपने लिए कच्चा माल प्राप्त करना। उनका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम वन क्षेत्र को संरक्षण दें, आदिवासी का वित्त पोषण करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका कहना था सिर्फ और सिर्फ वो अपने लिए कच्चा माल डाल लेते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उनके लोगों को मवेशी चराने, ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने में जंगल में प्रवेश करने से रोकने लगे। और ये आदिवासी विद्रोह का सबसे कारण हो रहा था, सबसे मेन कारण हुआ, क्योंकि आदिवासी के लिए पेड़ ही जीवन था, वन्य ही जीवन था, और वन्य पे आश्रित थे अपने भोजन के लिए, अपने वाहन के लिए, अपने लकड़ी के लिए, अपने पशुओं के चारण के लिए। अगर इस तरीका से उनके रोका जाता है तो उनके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त हो जाता, और इसी से लिए की वजह से जनजातीय तत्व आक्रोशित हो गए और उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। आजीविका प्रभावित हुई। उन्हें लगा कि पारंपरिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, यानी वन्य जो उनका जीवन है, वन्य जो उनका अधिकार है, उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है सरकार के द्वारा।
और एक और काम यहाँ पे किया जा रहा था, सरकार जो उस सेक्टर में रोड बना रही थी, रेलवे का काम कर रही थी, उसमें आदिवासियों को बेकार के रूप में खड़ाया जाता था, आदिवासियों से काम करवाया जाता था और उन्हें पेमेंट नहीं किया जाता था। इसलिए कहता है बेकार योगदान के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें। वो भोले भाले लोग, एक आदिवासी काफ़ी भोले भाले होते हैं, और उनको इस चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा था कि आप बेकार भी खटो और हम आपको मजदूरी भी नहीं देंगे, और इसकी वजह से उनके अंदर जो है आक्रोश फैलता जा रहा था। एक और कैरेक्टर यहाँ पे देखिएगा, अल्लूड़ी सीताराम राजू। उन्होंने ये दावा किया था कि युवा जो है लोगों को चंगा कर सकते हैं, उन्हें गोली नहीं मार सकती है, और वो एक भगवान के दूत हैं जिन्हें गोलियां छू नहीं सकती है, गोलियां उन्हें भेद के निकल जाएगी, और उनके द्वारा जो भी भविष्यवाणी की जाएंगी वो सत्य होंगी। और वो औषधि का भी ज्ञान था जिसके माध्यम से वो लोगों का इलाज करते थे, और धीरे धीरे अल्लूरी सीताराम जो है पॉपुलर होते जा रहे थे। कहता है कि लोगों को चंगा कर रहे थे, कहा जाएगा आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को गोली से बच सकते हैं, और विद्रोहियों को वो भगवान के अवतार के रूप में अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। राजू ने महात्मा गांधी की महानता की बात की। क्या? अल्लूड़ी सीताराम राजू ने महात्मा गांधी को फिर आदर्श माना और महात्मा गांधी के महानता की बात कही। उनका कहा था कि वह असहयोग से प्रेरित है। असहयोग आंदोलन जो गांधी ने चलाया है, उन्होंने जो अपने आदिवासी सेक्टर में जिस विद्रोह का नेतृत्व किया है, वह असहयोग से प्रेरणा ली गई है। और खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए उन्होंने अपने वासियों पे, अपने नागरिकों पे इस चीज़ के लिए कहा कि आप खादी पहनो और शराब छोड़ दो। इनके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल प्रयोग से ही मुक्त हो सकता है, अहिंसा से नहीं। यानी गांधी के सिद्धांत को उन्होंने असहयोग से प्रेरणा कहा, खादी का समर्थन किया और शराब की छोड़ने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अहिंसा से जो होता है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसक कार्रवाई जरूरी है। गुडेवम विद्रोह ने पुलिस थाने पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। यानी यहाँ पे देखिएगा पे हिंसक हो चुका है विद्रोह, और स्वराज के लिए गुरिल्ला युद्ध का प्रयास किया। यानी सीताराम राजू ने क्या किया? स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्राप्त थे। गुरिल्ला का इतिहास में चर्चा किया जाता है, शिवाजी ने इसका सबसे प्रयोग किया था, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, और शिवाजी ने अपने वंश की स्थापना के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, और उन्होंने इसके बाद से गुरिल्ला युद्ध नीति जो होती है काफ़ी पॉपुलर हुई थी। कहता है कि 1924 में उनको पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया, और समय के साथ वह एक लोकनायक के रूप में हमारे इतिहास में एक लोकनायक के रूप में दर्ज किए जाते हैं। यानी हमारे सीताराम राजू इतिहास में एक नायक के रूप में जब तैयार किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन का स्पेस है, इससे आप याद रखिएगा कि सीताराम राजू ने असहयोग से प्रेरणा की थी, और गांधी का दो सिद्धांत को उन्होंने माना था, किसमें? खादी को और शराब छोड़ने को, लेकिन अहिंसा का विरोध किया। और इन्होंने क्या किया? हिंसा का विरोध करने के लिए गुडेबम की पहाड़ी में, कहा जाए गुडेबम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश के सेक्टर में आएगा, और उन्होंने हिंसक कार्रवाई की और स्वराज के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति की प्रयोग किया। आपसे हो सकता है ये सवाल पूछे कि जो असहयोग के दौरान कौन से नायक ने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा गुडेबम की पहाड़ी में किसने किया था? अल्लूड़ी सीताराम राजू ने। आप इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। चलिए, ये तो रिपीट आ गया है, हम इसमें आगे देखते हैं। किसान की मांग की सुरक्षा के नियमित रूप से, देखिए वो थोड़ा रिपीट हो रहा है अवध में। चलिए अब हम कहते हैं, चलिए हम देखते हैं वृक्षारोपण में स्वराज। कहता है कि असम में बागान मालिकों ने स्वतंत्रता का मतलब था असम। अब हम देखते हैं कि असम में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में, उसमें किस तरीके से स्वतंत्रता का उसका दिया गया। तो कहता है कि सीमित स्थान के अंदर और बाहर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार जिसमें वे संलग्न है। इनका मतलब है कि उस गांव के साथ एक लिंक बनाए रखना जहां वे आए थे। 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान मालिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें शायद भी कभी ऐसी अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि 1859 का जो अधिनियम लाया गया था चाय बागानों के लिए, उसमें कहा गया था कि जो उसके अंदर मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा,
उनके अंदर ही उनको काम करने दिया जाएगा। और जब असहयोग हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि हमें यह अधिकार मिलेगा कि मैं बाहर जा सकूंगा, अपने परिवार से मिल सकूंगा और अपने रोजगार को करते हुए अपने गांव, समाज और परिवार से कनेक्ट होता जाऊंगा। लेकिन इसमें असहयोग के बारे में सुना तो उन्होंने क्या किया, हजार कार्यकर्ताओं ने उनके अधिकारों की अवहेलना की। सरकार जो अधिनियम बनाया था 1859 में, उसकी अवहेलना करने लगी और बगान छोड़ करके क्या हुआ, अपने घर की ओर चल दिए। बगान छोड़ के अपने घर की ओर चल दिए, काम को जैसे हुए। और उनका मानना था कि गांधी राज आ गया है और सभी को गांव में जमीन दिया जाएगा। यानी कि उनका कहना था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो गया और क्या सा राज आ गया है, गांधीयन राज आ गया है। और गांधीयन राज में सभी को जो होता है अपने अपने गांव में जमीन दिया जाएगा। मगर वो समझने में असफल हुए कि गांधी एक नेता है, वह सरकार नहीं है। और सरकार जमीन देने आवंटित करने का अधिकार सरकार को है, ना कि एक व्यक्ति को, ना एक नेता को। चलिए, मजदूर अभी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन हो क्या रहा था कि इस समय वो जब चल रहे थे, लेकिन वो रेलवे और स्टीमर में भी तो विद्रोह फैला हुआ था, दूसरे सेक्टर में भी तो फैला हुआ था। और रास्ते में वो फंस गए और उनको वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए। क्या वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो पुलिस ने उनको भरपूर मारा और फिर जो है उन्हें बगान में लेके चले गए और इसकी वजह से उन्हें बेरहमी से पीटा गया। बेरहमी से पीटने की वजह से अब कहता है कि असहयोग के आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, जो होता है कांग्रेस के कार्यक्रम द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था। स्वराज शब्द का स्वराज यानी कहा जाएगा, स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य तो कांग्रेस ने रख लिया कि 1 साल के अंदर हम असहयोग के माध्यम से स्वराज प्राप्त कर लेंगे, गांधी ने कहा। लेकिन उन्हें स्वराज को डिस्क्राइब नहीं किया कि हमारे लिए स्वराज का लक्ष्य क्या है और स्वराज प्राप्त हम किस किस तरीका से करेंगे। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि गांधी स्वराज का माध्यम, स्वराज को हर किसी ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने अनुसार परिभाषित कर लिया। किसानों ने अपने अनुसार प्रभावित कर लिया, बगान मालिकों ने अपने अनुसार कर लिया, आदिवासियों ने खुद अपने अनुसार कर लिया। तो जिसको जैसा लगा उन्होंने अपने अनुसार स्वराज को डिस्क्राइब कर दिया। यह एक ऐसे समय की कल्पना थी जो दुख और सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर देहाती स्तर पे, गांव स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आदिवासी स्तर पे दिया जाए तो सबने ये माना कि असहयोग के माध्यम से हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा और हम पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे और हम जो होता है अपने, किसी को जमीन मिल जाएगा, किसी को बगान में घर आने जाने का स्वतंत्रता मिल जाएगा, किसी को हिंसा के माध्यम से गुरिल्ला युद्ध से स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो सबको अपने अपने गांधी ले रहा था। जब आदिवासियों ने गांधी जी का नाम लेकर स्वतंत्र भारत की मांग करते हुए नारा लगाया तो वो भावनात्मक रूप से एक अखिल भारतीय आंदोलन से संबंधित हो गए। यानी कि सबसे पहली बार यह देखा गया कि आदिवासी भी जो होता है भारत के आंदोलन में भागीदार बने, यानी कि गांधी के माध्यम से। और गांधी से एक तरीका से भावनात्मक जुड़ा हुआ उनका, भावना के रूप में वो भगवान मानने लगे गांधी को। और जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर काम किया तो आंदोलन कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ा और एक आंदोलन के साथ पहचान रहे थे उनके तत्काल इलाके में सीमाएं से परे चला गया। यानी कि जब उन्होंने गांधी के साथ माना और गांधी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े तो एक क्षेत्रीय स्तर का आंदोलन सीधे सीधे राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलन से खुद ब खुद जो है जुड़ गया। और इसकी वजह से गांधी का आंदोलन, अब इसमें कहता है चौड़ा चौड़ी की घटना के विषय में अब हम जानेंगे। हमने आपको बताया कि 5 जनवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी का कांड हुआ था। अब इसके विषय में अब हम डिटेल जानेंगे कि चौड़ा चौड़ा हुआ क्या था। अब कहता है कि चौड़ा चौड़ी का स्थानीय बाजार में शराब की दुकान पर धरने के लिए 2000 से 3000 प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। यानी कि एक शराब का दुकान था जहां शराब बिक्री हो रही थी और उसी को बिक्री को रोकने के लिए 2000 से 3000 प्रदर्शनकारी वहां पे पहुंच गए और उसके एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जो वह प्रदर्शन कर रहे थे उनके एक नेता को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हुआ, वह भीड़ जो 2000-3000 व्यक्तियों की थी वह थाने के पास पहुंची और अपने नेता के रिहाई का नारेबाजी करने लगी। और पुलिस ने हवा में उनको चेतावनी देने के लिए हवाई फायरिंग की, क्योंकि उनके सरकार के द्वारा ये सख्त मनाही की गई थी कि आप हिंसक बनाए प्रवृत्ति को प्रयोग न किया जाए, गोली सामान का प्रयोग ना करें चलाए। लेकिन इसने भीड़ जो होता है, भीड़ को लगा कि ये गोली हमारे ऊपर भी चलाया जा सकता है और इसी कारण से भीड़ जो है उत्तेजित हो गई और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के साथ सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, पुलिस के आगे बढ़ रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब क्या हुआ कि पूरा उतना व्यक्ति जब पथराव करने लगा तो क्या हुआ, पुलिस में जो एसआई थे उनके एसआई ने क्या कहा कि आप पथराव उतने व्यक्ति जो हमारे तरफ आ रहे हैं उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों जब उन पे गोली चलाए तो 3 व्यक्ति उनमें मर गए और
उनसे अन्य जो है उसके कारण घायल हो गए। पुलिस ने पीछे हटने का रिपोर्ट अलग अलग है। कुछ का दावा है कि पुलिस गोला बारूद से बाहर भाग गई और अन्य का दावा है कि भीड़ की अप्रत्याशित रूप से साहसी और गुस्से से गोलियां की प्रतिक्रिया का डर गए इसका कारण था। लेकिन जो भी मामला है, आप आगामी अराजकता में भारी संख्या में पुलिस चौकी पर शरण में फिर वापस गिर गई। कहता है कि अब जब के नियंत्रण से भीड़ बाहर हो गई तो उन्होंने पुलिस चौकी में वापस आके अपने अपने स्थान को संभाला और उन्होंने कहा कि अब हम भीड़ पे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन भीड़ का क्या हुआ, गुस्साई हुई भीड़ जो है पुलिस थाने पहुंच गई। गुस्साई हुई भीड़ क्या हुई, पुलिस थाने पहुंच गई और पुलिस थाने पहुंच के उन्होंने 21 से 22 अधिकारियों को क्या किया, थाने में बंद करके मृत्यु के घाट उतार दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा कहा जाए विभत्स घटना थी और उन्होंने आग लगा दी और 21 से 22 पुलिसकर्मी जो थे उनमें जल के मर गए। और जब गांधी ने ये सुना तो गांधी को ये बहुत दुख हुआ कि जिस विचार को, जिस अहिंसा के, जिस सत्याग्रह को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया वह कहाँ चला गया। उनको यह एहसास हुआ कि यह जनता अभी जो होता है सत्याग्रह के विचार से अपरिचित है, अहिंसा का अर्थ नहीं समझ पा रही है और उसकी प्रवृत्तियां हिंसा की तरफ जा रही है। इसी को विचार करते हुए गांधी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो हम इसके बाद सविनय अवज्ञा की तरफ बढ़ने की जो आगे का देख रहे हैं आप, उसको हम यहीं रोकेंगे। और अब हम, चूंकि लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा, हम दूसरे दिन यानी कल आपसे इसका क्लास करेंगे। चलिए बाय।